Hello, good evening. गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने कल पढ़ लिया था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अपना आता है केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है कि अपन एकदम एक पर्सन की या एक स्मॉल से ग्रुप की एकदम डिटेल में जाके स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टीनेजर है, ठीक है, उसको अपन को उसकी स्टडी करनी है, तो अपन उसकी पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि अगर उसके पेरेंट्स को कोई डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसका पीयर ग्रुप कैसा है, ठीक है। सारी चीज़ें सब कुछ अपन कलेक्ट करेंगे ताकि अपन फिर डिटरमाइन कर सके कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, रीज़न क्या है। इसको अपन बोलते हैं केस स्टडी। अब मेरे को कोई ये बता सकता है कि फीनियस गेज का केस सुना है किसी ने, यस। है ना। तो फीनियस गेज कौन था? एक वर्कर था, ठीक है। तो काम करते करते शायद एक एक्सीडेंट हो गया था उसका। तो ना उसके ब्रेन के थ्रू एकदम ऐसे ब्रेन से होते हुए रॉड गई उसकी। मैं जैसे उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ तब थोड़ी सा अच्छे से समझ आएगा। दिख रहा है? ये देखो, पूरा यहाँ से होते हुए यहाँ तक, ठीक है, रॉड घुसी उसकी। और इसके बाद पता है क्या हुआ? इसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई क्योंकि ब्रेन के इतने पार्ट्स अफेक्ट हुए थे। पूरी पर्सनालिटी बदल गई। पहले शायद ये इतना चिड़चिड़ा नहीं रहता था, पर उसके बाद जब इसका एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहली बात तो ये जो बच गया, यही बहुत ज़्यादा मिरेकल वाली बात रही थी, क्योंकि ऐसा बचते नहीं है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। और जब बच गया तो फिर इसका बिहेवियर मेजर करा गया था कि कैसा है। एकदम इरिटेटिंग, एग्रेसिव, ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी हो गई थी उसकी। खैर ये तुम बायो में पढ़ोगे। अभी ये इसका एग्जाम्पल इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस रह चुकी है, जो साइंटिस्ट्स को हेल्प करी थी टू लर्न मोर अबाउट ब्रेन, ठीक है। तो अगर केस स्टडी का भी लिखो एग्जाम्पल, ये लिख सकते हो। केस स्टडी का एक एडवांटेज क्या हो सकता है? बहुत डिटेल में आपको चीज़ें जानने को मिलती है, ठीक है। पर ये रेयर केसेस के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे कि ये एक एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी को कोई एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसकी प्रेवलेंस रेट मतलब कि वो ज़्यादा लोगों में नहीं पाया जाता, ठीक है। वहाँ पे तुम उसकी स्टडी कर सकते हो। फिर जैसे कि डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसकी जनरलाइजेबिलिटी कम होती है। किसी को ये पता है कि रिजल्ट्स अगर अपन जनरलाइज कर सकते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जनरलाइजेबिलिटी। मैम वो सब में अप्लाई होगा वो चीज़। हाँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो बिल्कुल सब में अप्लाई होगा। केस स्टडी का ऐसा सीन नहीं होता। आप एक पर्सन की या छोटे से ग्रुप की स्टडी कर रहे हो तो वो सब पे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉपर आपके पास उसका डेटा नहीं है, मतलब कि आपके पास सैंपल पूरा नहीं है जितना आपको चाहिए होता है टू जनरलाइज द रिजल्ट्स। बायसनेस आ सकती है। जो रिसर्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ले लो, आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, आप एक रिसर्च कर रहे हो एक रेप सर्वाइवर के साथ, ठीक है। आप उनके ऊपर केस स्टडी कर रहे हो, तो वो इतनी बातें आपको बताएंगी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वैसा करा गया, तो आप कितने ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाओगे और ज़्यादा इन्वॉल्व होगे कि आई एम वेरी सॉरी, आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ नहीं होना चाहिए था। आपके खुद के पर्सनल ग्रजेस होने लग जाएंगे उस पर्सन के साथ जिन्होंने आपके पार्टिसिपेंट के साथ गलत करा। तो बायसनेस आ सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट में। अब आता है सर्वे। अब सर्वे का मुझे ये बताओ कि तुम लोग जैसे कि यूट्यूब चलाते होंगे, सब चलाते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एड से पहले और या एड के बाद क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। किसी ने देखा है? यस मैम।
है ना? यस मैम आते हैं। हाँ, तो वो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सर्वे ही होता है एक तरह का कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आप कुछ ऐसा क्या सजेशन देना चाहेंगे, या फिर मतलब कि आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, येस नो टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आते हैं, ठीक है? तो वो एक तरह का सर्वे होता है। आप लोग अभी अगर रिसर्च कर रहे होगे या फिर प्रैक्टिकल कर रहे होगे, साइकोलॉजी के लैब में अपन प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? एटीट्यूड मेजर करते हैं, डिप्रेशन मेजर करते हैं, लीडरशिप स्किल्स मेजर करते हैं। प्रैक्टिकल का वो पन्ना नहीं होता, पेपर क्वेश्चनर, तो उसमें वो नहीं होते, आइटम्स होते हैं, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस होते हैं कि अपन लोगों से पूछ रहे हैं उनके बिहेवियर के बारे में, ठीक है? फेस टू फेस पूछ सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। जैसे फेस टू फेस मैंने पूछ लिया, गौरी से पूछ लिया मैंने, फ़ोन को मैंने गौरी को फ़ोन करा, मैंने फ़ोन पे उससे डेटा ले लिया, ठीक है? ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे कि अपना गूगल फॉर्म होता है। अब बोलते नहीं है साइकोलॉजी वाले कि प्लीज़ अपना ना मेरा रिसर्च फॉर्म फिल कर दे, प्लीज़ फिल माई रिसर्च फॉर्म, मुझे 200 रिस्पॉन्सेज चाहिए, मुझे 150 रिस्पॉन्सेज चाहिए, प्लीज़ फिल कर दो, प्लीज़ फिल कर दो। या फिर कभी अपन पेपर में ले जाते हैं कि प्लीज़ फिल माई रिसर्च फॉर्म, प्लीज़ फिल माई रिसर्च फॉर्म, ठीक है? तो वो सर्वे होता है टू गैदर डेटा ऑन बिहेवियर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। जैसे कि यू आर आस्किंग पीपल, डू यू फील स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स वाया गूगल फॉर्म्स। अब तुम्हें स्ट्रेस को मेजर करना है, हो सकता है कि तुम्हारी स्टडी जो है वो स्ट्रेस पे, अब तुम्हारे जो स्ट्रेस पे स्टडी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज क्या हो सकता है का इसकी, तुम प्राइवेट चीज़ें पूछ सकते हो, मतलब थोड़ा सा रिलेशनशिप्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में कि अरे बता दो, ये क्वेश्चन बाहर थोड़ी जा रहा है, वो क्वेश्चन में बता भी देते हैं इतनी ईजिली, कभी कोई कोई लोग बता देते हैं। तुम एक ही साथ एक ही टाइम पे बहुत लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया अभी थोड़ी देर पहले, एंड मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ कि प्लीज़ गाइज मेरा ना गूगल फॉर्म फिल कर दो। मैंने आप लोगों को एक साथ सेंड कर दिया, शायद 90-100 पीपल होंगे ग्रुप में। फास्ट है, एकदम ईजी, मुझे जाके नहीं करना पड़ता, एक जने के पास जाके नहीं करना पड़ता, ठीक है? इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि पीपल मेल आए, झूठ बोल सकते हैं लोग, वो ऐसे सोचेंगे ना कि यार मेरे आंसर तो इसके पास चले जाएंगे तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो इसलिए मैं ऐसा आंसर टिक करता हूँ जो सब टिक करते हैं, मतलब भेड़ बकरी वाली चाल हो गई कि जो सब कर रहे हैं अच्छे अच्छे आंसर्स में वही टिक करूंगा, ठीक है? मेमोरी इज नॉट परफेक्ट, पीपल मे मिस रिमेंबर, वर्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस कैन इन्फ्लुएंस आंसर्स। अब देखो, अपन जब साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं साइकोलॉजी का एग्जांपल लेती हूँ प्रैक्टिकल का, तो एक ऐसा क्वेश्चन टेस्ट होता है जिसमें एक ही तरह का क्वेश्चन 2-3 जगह लिखा होता है, मतलब कि एक तो फर्स्ट नंबर पे है, एक 7th पे है, एक 12th पे है। अगर आपने ढंग से नहीं भरा ना फर्स्ट वाले को, तो आप 7th वाला भी ढंग से नहीं भरोगे। फर्स्ट वाले में आपने टिक करा स्ट्रांगली एग्री, 7th वाले पे यू टिक स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर 12th वाले पे आप टिक कर रहे हो अग्री, मतलब आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस भी इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके आंसर्स को। वर्डिंग कैसे कर सकती है? अगर अगर जो क्वेश्चन है उसके जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी जो है उसके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आधे लोग तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? इसीलिए ऐसे वर्ड्स रखो जो सबको समझ आ सके, ठीक है? इसके बाद आता है अपना सैंपल। क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का डिफरेंस? मैम Population is सैंपल the whole. Population is the whole. What do I say? The पीपल people यू or वांट टू the स्टडी, हाँ। subjects, like not the subjects, uh, the culture or the people population who हाँ, you हाँ। want to study. Like people of India, that is your population. Subjects will be from whom, the realistically from whom you can collect your data. It will be like 100, हाँ, 200 randomly selected or whatever ये selection procedure we have. बिल्कुल सही। हाँ गौरी बोलो। गौरी बोलो। मैम सैंपल मतलब ये होगा कि हम जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है उसमें से किसी भी एक जो हमारे टेस्ट के लिए बेटर रहेगा हम उसको चूज करें, वो हमारे लिए सैंपल होगा। ठीक है, दोनों ने सही बताया है। पॉपुलेशन तो पूरा ग्रुप हो गया, हम पूरे ग्रुप को स्टडी नहीं कर सकते, जैसे लावण्य ने बताया, ठीक है? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन पीपल जो भी है, अपन सबको स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अपन को स्टडी करना है
ऑल इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स, इंडिया में कितने कॉलेज हैं, कितने बच्चे हैं, नहीं कर सकते अपन सबको स्टडी, तो अपन उसमें से एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने 25 बच्चे ले लिए झारखंड से, 25 बच्चे ले लिए दिल्ली से, 15 बच्चे ले लिए मान लो अपन ने उत्तर प्रदेश से, 15 ले लिए केरला से, ऐसे वो अपना एक सैंपल हो जाएगा कि हाँ वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन जनरलाइज कर सकते हैं उसका डेटा, ठीक है, उसको अपन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोलते हैं। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? चूजिंग पीपल बाय चांस, इसका मतलब है कि आप उन्हीं लोगों को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो जो आपको मतलब पसंद है या आप जिनको प्रेफर करते हो कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, जबकि वो सूटेबल नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी में फॉल ही नहीं कर रही आपकी रिसर्च के लिए। नहीं, आपको रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, आपको एक हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि हाँ तेरे पास चांस है, तो मेरी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है, सब कर सकते हैं, बस मैं कैसे चूज करूंगी वो मेथड होता है। जैसे कि लॉटरी मेथड होता है, लॉटरी भी कैसे लगती है, रैंडमली लगती है ना। एक बाउल मेथड होता है, फिश बाउल मेथड, जिसमें अपन मैंने फॉर एग्जांपल मेरे को कोई वॉलंटियर चाहिए आप लोगों में से, ठीक है, मैंने सबके नाम जो अभी प्रेजेंट है मैं एक बाउल में रख दूंगी, फिर मैं अगली क्लास में तुम लोगों के सामने ऐसे देखूंगी कि मैं ना एक चिट उठा रही हूँ, जिसमें उसका नाम आएगा ना मैं वो ही मेरा वॉलंटियर चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल ईशा का नाम आया, ठीक है, चिट में ईशा का नाम आया क्योंकि मैंने रैंडमली उठाया, मैंने पहले से नहीं डिसाइड कर रखा था कि मेरे को ईशा को चूज करना है, नहीं वो रैंडमली आया तो मैं ईशा को ही चूज करूंगी। चांसेस तो सबके थे, चांसेस सिमरन के भी थे, लावण्य का भी थे, पलक के भी थे, ठीक है, सबके चांसेस थे, पर ईशा का नाम आया, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन मतलब होता है कि अपन दो वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ रहे कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि मैं मेरी रिसर्च का एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने जब डिसर्टेशन करी थी तो मैंने 3 वेरिएबल्स लिए थे, स्ट्रेस, ड्रीम्स और स्लीप क्वालिटी, ठीक है, ये मेरे 3 वेरिएबल्स थे। तो मेरा मेन गोल क्या था कि मुझे इन तीनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप मेजर करना है कि कौन किससे कितना रिलेटेड है, किस में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, किस में ज्यादा वीक कोरिलेशन है, या किसी में कोरिलेशन है भी या नहीं है, ठीक है। क्यों करते हैं अपन कोरिलेशन? टू फाइंड आउट इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स और कैन वी प्रेडिक्ट वन फ्रॉम द अदर। ये जो प्रेडिक्ट वाली बात होती है ये रिग्रेशन होता है, ठीक है, जो कि मतलब अभी शायद है नहीं इसमें, तो अपन बाद में पढ़ेंगे उसको। रिग्रेशन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना असर डाल रहा है और कितना प्रेडिक्ट कर रहा है, एक वेरिएबल की वजह से कौन सी वेरिएबल की चीज हो रही है, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब होता है फाइंडिंग रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी सिगरेट्स पीपल स्मोक, जैसे कि आपने सोचा कि डज स्मोकिंग, या फिर इसको छोड़ो मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं मेरी रिसर्च का ही बता के चलती हूँ। मैंने ये देखना चाहा कि स्ट्रेस, ड्रीम्स और स्लीप क्वालिटी कितने रिलेटेड है एक दूसरे से। चलो ठीक है, मैंने उनका डेटा कलेक्ट कर लिया, मैंने डेटा को डाल भी लिया सॉफ्टवेयर में, अब मैं कोरिलेशन निकाल लूँ। अब मेरा कोरिलेशन ना इन सब वैल्यूज मतलब -1 to +1 की वैल्यू में आना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब कोरिलेशन में 2 चीजें होती है, एक तो होता है डायरेक्शन, मतलब कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या जीरो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। फिर आता है स्ट्रेंथ, कि कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है या बहुत वीक है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने लावण्य से बात करी थी तो उसने बताया था कि उसकी स्टडी में एक वीक कोरिलेशन आया था, मैंने भी बताया था कि मेरी स्टडी में तो कोरिलेशन एक में आया ही नहीं, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ होती है कि कितना स्ट्रांग आया है, कितना वीक आया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं आगे। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल बढ़ता है ना तो दूसरा भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मोर आवर्स ऑफ स्टडी, आप बहुत देर तक पढ़ रहे हो अच्छे से, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मतलब ज्यादा देर पढ़ना ज्यादा मार्क्स, ठीक है, दोनों ऊपर जा रहा है। फिर जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता जाएगा स्टडी टाइम, वैसे वैसे मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पर इसमें यही चीज नहीं होती कि पॉजिटिव में चीजें सिर्फ ऊपर जाती है, चीजें नीचे भी आ सकती है, मतलब कि अगर कोई चीज कम हो रही है तो उससे दूसरी वेरिएबल भी कम हो रहा है। अब इसकी जो वैल्यू है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, +0.8, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग वैल्यू आपको आपकी रिसर्च की देखनी है कि हाँ मेरे कोरिलेशन में कौन सी वैल्यू आई है, तो अगर 0.8 आया ना आपको तो बहुत अच्छा कोरिलेशन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये होता है अपना पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इसका जस्ट ऑपोजिट,
कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरा उस घट रहा है, जैसे कि इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं सप्लाई और डिमांड मार्केट का, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, सोना महंगा हो रहा है, ठीक है, तो लोग उसको उतना ही कम खरीद रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, चांदी ले लेंगे, सोने का कम होने का वेट करेंगे, रेट कम होने का वेट करेंगे। सोना बढ़ा, लोगों की खरीदारी कम हुई, एक चीज ऊपर गई दूसरी नीचे गई, ये होती है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं, एज स्मोकिंग इंक्रीजेस ईयर्स लिव्ड डिक्रीजेस। 0.8 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अब आपका नेगेटिव कोरिलेशन आया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टडी खराब है। आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नेगेटिव कोरिलेशन आएगा कि ये चीज बढ़ेगी फिर दूसरी घटेगी, प्रूव हो गई, बहुत अच्छी बात है ये। और हो सकता है कि अगर आपने हाइपोथेसिस ऐसे नहीं बनाई तो आपको नया रिजल्ट मिला है, कुछ नई एक मतलब डिस्कवरी हुई है। अब देखो, जीरो और नो कोरिलेशन के बीच में क्या डिफरेंस, मतलब कि क्या मतलब है। ये एयरपोर्ट्स है, ईयरबड्स, ईयरफोन्स जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है, और ये बॉटल है। अब मेरे को प्लीज ये बताओ आप लोग कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? नो। नो मैम। नहीं है ना, इसको बोलते हैं जीरो और नो कोरिलेशन, कोई लिंक ही नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखेंगे तो फ्रेकल्स और वेट, कोई लिंक है उन दोनों के बीच में? नहीं, कोई लॉजिकल लिंक नहीं है। मेरी स्टडी में भी जीरो कोरिलेशन आया था, तो मैंने देखा कि हाँ फिर तो मैं ही कहीं गलत कर दी होंगी या फिर कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं है उसमें, ठीक है। अब कोरिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन, मतलब कि आपको ये पता लग गया कि दो चीजें रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वन थिंग कॉजेज अनदर, ऐसा नहीं होगा। स्मोकिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं, स्मोकिंग एंड अर्ली डेथ, नेगेटिव कोरिलेशन दिखाया, स्मोकिंग बढ़ी, अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई, ठीक है। बट मे बी इट्स नॉट ओनली स्मोकिंग, हो सकता है कि जो स्मोकर्स हैं वो खाना भी अच्छे से नहीं खाते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाता और एक्सरसाइज भी नहीं करते, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है। एंड मे बी सम अदर थर्ड फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट करना, फाइंड करना है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कोरिलेशन से आपको नहीं पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट अपना जो कि आगे आ गया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक मेथड होता है बिल्कुल, विच इज यूज टू फाइंड आउट इफ वन थिंग कॉजेज अनदर, ठीक है। रिसर्चर्स मैनिपुलेट करते हैं एक वेरिएबल को, कौन सा वेरिएबल होता है वो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरी गुड, ठीक है। एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अनदर, किस पे ऑब्जर्व करते हैं उसका इफेक्ट? डिपेंडेंट। हाँ, डिपेंडेंट, वेरी गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल पे उस पे उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डज वॉचिंग वायलेंट कार्टून्स मेक किड्स मोर एग्रेसिव? अपन ने कल कौन सा एग्जाम्पल लिया था उसका, कार्टून का? छोटा भी। छोटा छोटा, हाँ छोटा भीम लिया था, वायलेंट कार्टून वाला छोटा भीम वाला एग्जाम्पल लिया था। चलो इसको देखते हैं अपन। अब स्टेप्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट को करने के? आप एक ग्रुप चूज करते हो जिस पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है। मान लो आपको 3 से 4 साल के बच्चे मिल गए, ठीक है, रैंडम असाइनमेंट कर रहे हो आप, ऐसे रैंडमली आप डे केयर्स में गए, फिर आपने रैंडमली बच्चों को ले लिया पूछ के कि हम ले जा सकते हैं क्या, हम ले जा सकते हैं क्या, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही डे केयर से सारे बच्चे ले लिए कि मेरी मासी का बेटा है, मेरे मामा का बेटा है तो मैं इनको ही लूंगा, नहीं, रैंडम ले जाओगे आप जिन बच्चों को जानते भी नहीं हो ना उनको लोगे आप, ठीक है। अब जैसे कि दो वेरिएबल्स आप लोगों ने बता दिए थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बताया, द वेरिएबल यू चेंज इंडिपेंडेंट होता है। टाइप ऑफ कार्टून, छोटा भीम वर्सेस डोरा द एक्सप्लोरर, छोटा भीम कौन सा हुआ? वायलेंट। डोरा द एक्सप्लोरर कौन सा हुआ? एकदम काम कार्टून, प्यारा सा शांत स्वभाव का कार्टून। डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल यू मेजर, मतलब कि एग्रेशन लेवल क्या रहता है बच्चों में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ऑपरेशनल डेफिनेशंस। सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो ऑपरेशनल डेफिनेशंस मतलब कि अपन वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन कर देते हैं ताकि उनको मेजर कर सके, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एग्रेसिव बिहेवियर मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बच्चा आपको धक्का दे रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, मार रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत जोर से बोल रहा है, ठीक है। फिर जो ऑब्जर्वर्स है ना, वो मतलब ऑब्जर्वर्स के लिए एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, दो ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल।
अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे ट्रीटमेंट का मतलब पता है किसी को? व्हाट इज ट्रीटमेंट? मतलब जो लर्न किया उन्होंने बिहेवियर, उसको अनलर्न करवाना। नहीं, देखो, छोटा भीम है, ठीक है, उनको देखना है कि बच्चों में एग्रेशन कैसे शो होता है और कौन से बच्चे ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं, कि वायलेंट कार्टून देखने वाले बच्चे ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं या फिर जो अच्छा कार्टून देखते हैं वो ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए, एक तो एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल को ट्रीटमेंट मिलता है मतलब उनको छोटा भीम दिखाया जाता है, उनको एक ऐसा कार्टून दिखाया जा सकता है जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ, बच्चा एग्रेसिव बिहेव करेगा इसको देखने के बाद। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मतलब कि उसको डोरा द एक्सप्लोरर या कोई ऐसा काम कार्टून दिखाया जाता है जैसे कि ऑसवर्ल्ड, ठीक है, पिंक पैंथर, ये सब अगर मतलब काम रहे हों, ठीक है, तो इनको ये दिखाए जाते हैं जिनमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती कि हाँ, बच्चा इसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा या मारेगा, चिल्लाएगा, तो वो होता है ट्रीटमेंट का मतलब। एक्सपेरिमेंटल को एक्सपोज करा जाता है ट्रीटमेंट से, कंट्रोल ग्रुप को एक्सपोज नहीं करा जाता, ताकि अपन मेजर कर सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो, रैंडम असाइनमेंट करेंगे, वो तो मैंने बता दिया था कि आप ऐसे ही अपनी जान पहचान के बच्चों को नहीं लेके आओगे, आप रैंडमली जाओगे, बच्चों को असाइन करोगे, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करोगे, जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट को। फॉर एग्जांपल, किड्स फ्रॉम एग्रेसिव फैमिलीज में एक्ट मोर एग्रेसिवली। टाइम ऑफ डे, रूम एनवायरनमेंट, रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा रखोगे, ठीक है। टाइम तुम ऐसा सूटेबल चूज करोगे कि जहाँ बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े नहीं रहे, थोड़ा सा आराम से रहे, शांति से, जैसे कि हो सकता है शाम का टाइम हो, दोपहर में बहुत गर्मी होती है तो बच्चे हो सकते हैं चिड़चिड़े हो जाए, ठीक है, तो वो तुम्हें कंट्रोल करने पड़ेंगे। अब फाइनल रिजल्ट, इफ किड्स हु वॉच छोटा भीम आर मोर एग्रेसिव देन द कंट्रोल ग्रुप, वी कैन से द कार्टून कॉज्ड, मतलब कि जब छोटा भीम कॉज्ड द एग्रेशन। अब इसमें भी एक चीज आती है कि कभी कभी ना आपका जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप केक बना रहे, केक बनाया है कभी किसी ने? केक, यस मैम। हाँ, तो अपन ने कभी केक बनाया होगा ना, तो उसमें ऐसा हो जाता था कि अपन एकदम परफेक्ट क्वांटिटी मेजर करते, सब कुछ डालते थे उसमें, पर फिर भी वो नीचे से कभी कभी टाइट हो जाता था, एकदम कड़क हो जाता था और मतलब ऐसे ब्लैक हो जाता था, अच्छा नहीं लगता था, कभी कभी बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाता था। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी एकदम वेल प्लान्ड एक्सपेरिमेंट में भी गड़बड़ी हो सकती है। कैसे हो सकती है, अपन देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। आप लोग साइकोलॉजिस्ट हो, आपको ये टेस्ट करना है कि एक मार्केट में एक नई हर्बल टी आई है जो ये बोलती है कि वो एग्जाम एंजाइटी को रिड्यूस कर देती है, ठीक है, आपको वो टेस्ट करना है। अब आप ग्रुप ए लोगे जिसको हर्बल टी सच में मिलती है, दे गेट द रियल हर्बल टी, चाय में, मतलब कि कप में चाय मिलती है, ठीक है। और ग्रुप बी होता है जिसको सिर्फ आप पानी में चीनी मिला के दे देते हो, चाशनी, कुछ नहीं देते आप उनको, सिर्फ वो देते हो पानी। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ ट्रीटमेंट किसको मिला है, ग्रुप ए को या ग्रुप बी को? ग्रुप ए। ग्रुप ए को मिला ना? ग्रुप ए। हाँ, ठीक है, पर बताओ यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, दोनों ग्रुप्स को चाय और पानी पीने के बाद उनको लेस एंग्शियस फील होता है। क्यों? तुम तो फिर शॉक में पड़ गए, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सिर्फ ग्रुप ए को ट्रीटमेंट दिया था। देखते हैं क्यों होता है ये। सबसे पहला होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, जब एक पर्सन ना बेटर फील करता है या इम्प्रूवमेंट दिखाता है जस्ट बिकॉज दे बिलीव दे गॉट द रियल ट्रीटमेंट, जबकि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टोरी में देखते हैं, ग्रुप बी है ये, उसको पानी में मिलाई चीनी वाला पानी दिया था उसको, चाशनी, ठीक है, तो उनको लगा कि ये रियल है। उनको तो यही लगेगा ना कि हाँ, हमको भी वही दिया जा रहा है जो ग्रुप ए को दिया जा रहा है। उनको नहीं बताते कि आप कंट्रोल ग्रुप हो, ठीक है, उनको भी वही लगा कि हमें भी चाय मिल रही है, ठीक है, स्वाद भी आया था, थोड़ा टेस्ट आया था, मीठा मीठा टेस्ट आया था, उनको लगा अरे वाह, हर्बल टी मिल गई हमें। तो उनका ब्रेन उनको ट्रिक कर दिया कि हाँ, तुझे शांत महसूस हो रहा है और अब तू लेस एंग्शियस फील कर रही है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, सब मजे में, इवन दो द टी हैड नो रिलैक्सिंग इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि वो टी थी ही नहीं। अब इसका एक और एग्जांपल, तारक मेहता देखते हो सब लोग? हाँ मैम, पहले देखते थे। पहले देखती, मैं भी पहले वाला ही देखती हूँ यूट्यूब पे, मैं नया नहीं देखती। अब देखो, अगर वो एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें जेठालाल के पैर दर्द कर रहे होते हैं और दया उसको एक गोली लाके देती है, पर्पल कलर की होती है वो, ठीक है, उसको वो देती है। फिर जेठालाल ऐसा थोड़ा सा चलता है, दया बोलती है अब चल के तो देखो, थोड़ा दर्द कम महसूस होगा आपको। तो जेठालाल बोलता है अरे हाँ दया, सच में दर्द कम होने लग गया, ऐसा कैसे होने लग गया? तो बोले बस ये दवाई ही ऐसी। तो बोले अरे थैंक यू दया, ठीक है, वो चला गया। फिर उसके बाद फिर जो बापूजी है ना, वो बोलता है कि अरे बहू तूने ऐसी कौन सी दवाई दी थी, मेरे को भी दे, मेरा भी है ना दर्द बहुत होता है, तो मैं इसको ले लूंगा। तो दया हंसने लग जाती है, वो बोलती है बापूजी मैंने कोई दवाई नहीं दी, वो बच्चा गोली थी, मतलब वो जेम्स थी, चॉकलेट थी वो। जेठालाल ने सुन लिया, वो अंदर आ गया था वापस। तो बोला, दया बोलती है कि टप्पू के पापा भी तो बच्चे जैसे ही हैं, तो उनके दिमाग ने उनको ऐसा बोल दिया कि हाँ दवाई है, जबकि तो वो दवाई थी ही नहीं। समझ आया थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट किसको बोलते हैं? यस मैम। ठीक है, तो प्लेसिबो इफेक्ट जो है ना, वो मिसलीड कर सकता है अपने स्टडी के रिजल्ट्स को। दूसरा आता है अपना एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको लूँ मैं, सिमरन। सिमरन जो है, ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत स्वीट है, नेचुरली बहुत प्यारी है सिमरन, बहुत अच्छे से बात करती है सबसे, ठीक है, और सिमरन बहुत हंस के बात करती है, पोलाइटली बात करती है, चलो ठीक है। उसको बाउंड्रीज मेंटेन करनी नहीं आती, सिमरन को बाउंड्रीज मेंटेन करनी नहीं आती। सिमरन बुरा मत मानना, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ, सिमरन को बाउंड्रीज मेंटेन करनी नहीं आती, वो सबसे हंस के बात करती है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है। उसको पता होना चाहिए कि जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट में, उनके साथ तो उसको थोड़ा सा बाउंड्रीज मेंटेन करके रखना है, पर वो नहीं करती। तो जब एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को चाय और वो सब मिल रहा होता है ना, ट्रीटमेंट और फेक ट्रीटमेंट, तब वो हर एक पार्टिसिपेंट के पास जाती है सिमरन कि कैसे हो आप, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है, अच्छे से बात कर रही है, स्माइल कर रही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रही है कि आपको कुछ चाहिए, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। लोगों को ऑलरेडी इतना रिलैक्स्ड फील हो गया उसको देख के कि यार हमारी एक्सपेरिमेंटर सिमरन मैम कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, अगर अपन कुछ गलती कर दी तो मैम डांटेगी भी नहीं अपन को, ठीक है। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा फील होता है कभी, जितने भी क्लासेस लिए, कि मैं डांटूंगी नहीं कभी? Yes. सिर्फ लावण्य का होता है। मैम जो ऐसे शांत टाइप लोग होते हैं ना, जब उनको गुस्सा आता है तो वो ज्यादा डांटते हैं। सो तो है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट होता है, मतलब सिमरन को पता भी नहीं है कि उसका बिहेवियर अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली उसके ही रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन इस अनकॉन्शियसली पार्टिसिपेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो अगर ग्रुप बी वाले जो सिर्फ पानी पी रहे हैं ना, उनको भी रिलैक्स फील होने लग जाएगा, तो उनकी एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो रिजल्ट वैसा आएगा ही नहीं जैसा सिमरन को चाहिए था। इसको बोलते हैं अपन एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। अब इनको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इनको अपन कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आता है सिंगल ब्लाइंड स्टडी, मतलब कि जो सिमरन के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नहीं बताएगी सिमरन कि उनको रियल ट्रीटमेंट मिला है या फेक मिला है, सिर्फ सिमरन को पता होगा, पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होगा, ठीक है। इससे प्लेसिबो इफेक्ट कम हो सकता है। डबल ब्लाइंड स्टडी में क्या होगा कि सिमरन है, सिमरन के पार्टिसिपेंट्स हैं, और सिमरन की एक लैब असिस्टेंट है, थर्ड पर्सन है यहाँ पे। सिमरन की लैब असिस्टेंट को पता होगा कि किसको रियल ट्रीटमेंट मिला है, ठीक है, किसको रियल ट्रीटमेंट मिला है, किसको फेक ट्रीटमेंट मिला है, किसको रियल चाय मिली है, किसी को चाशनी वाला पानी मिला है। सिमरन बोलेगी कि यार मेरे को मत बताना कि तूने किस बच्चे को कौन सा ट्रीटमेंट दिया है, मेरे को भी मत बताना ना उनको बताना, ठीक है, मैं खुद देखूंगी कि कैसा रिजल्ट आया है। अगर अपन में से किसी को पता नहीं होगा तो अपन अच्छे से रिजल्ट निकाल पाएंगे। सिर्फ सिमरन के असिस्टेंट को पता है और किसी को नहीं पता होता, ठीक है। और अगर यहाँ पे असिस्टेंट नहीं होता तो कोई थर्ड पर्सन, दूसरा थर्ड पर्सन होता है, इसको अपन डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, कोई बता सकते हैं?
It focuses more on the experiences of people, like you take out their experience हम्म, instead of the हाँ statistical बिल्कुल एकदम सही data we बात। collect. न्यूमेरिकल फोकस नहीं होता इसका। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेरी फ्रेंड की, ठीक है, तो उसने एक लेवल पे स्टडी की, उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च थी, ठीक है, तो उसने पर्सनल इंटरव्यू दूसरे पे गई, ठीक है, नहीं होगा ना, वेब सर्वाइवर से आपको उसके बारे में जानना, बोलोगे लो मेरा फॉर्म फिल कर दो फोन में, लिंक सेंड करोगे, ऑलरेडी आप उसको सेंड करोगे, कैसे चलेगा? आप उन जाके कंपनी में अपना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जैसे कि लावण्य ने बताया था, इसमें अपन ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं करते क्वालिटेटिव में, जबकि क्वांटिटेटिव में करते हैं। इसमें अपन नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं और इसमें अपन मीनिंग्स और एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब का यूज़ करते हैं, इन सबको अपन मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि आप अपने साइकोलॉजी के लैब में टेस्ट कर रहे हो, डिप्रेशन का स्केल है कोई, ठीक है, उसकी स्कोरिंग है, उसकी स्कोरिंग प्री डिटरमाइंड है, उसके डेवलपर ने स्कोरिंग दी है आपको कि बेटा जो भी इस टेस्ट को करेगा उसको वैसे कुछ मैंने खुद से ऐड नहीं कर, तुम 0 1 की जगह नहीं कर सकते, वो कंट्रोल्ड है, आप उसको बदल नहीं सकते। क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिव होता है, ओपन एंडेड होता है, मतलब कि आप लोगों से सच में पूछते, आप आपकी लाइफ में ऐसा क्या इवेंट रह चुका है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आप प्लीज बता सकते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है, अपने खुद के पर्सनल बायस भी आ सकती है इधर, आप बहुत ज्यादा अगर अटैच हो जाओगे अपने पार्टिसिपेंट से तो आप खुद से घिन आने लगेगी, खुद से नहीं, सॉरी, खुद से नहीं, आपको खुद उस पर्सन से घिन लगेगी जिसने आपके पार्टिसिपेंट के साथ गलत करा है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्टिव। डेटा न्यूमेरिकल होता है, इसमें अपन सॉफ्टवेयर में डालते हैं डेटा, जैसे कि एसपीएस हो गया, पीएसपी हो गया, आर हो गया, आगे पढ़ोगे। और इसमें क्वालिटेटिव टेक्स्ट बेस्ड, जैसे कि इंटरव्यू किसी की अगर स्टोरी पढ़ी की, ठीक है। रिसर्चर का रोल क्या होता है? आज मैं हूँ, ठीक है, मैं मेरे को एक डेटा मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, मेरे को एक स्टडी करनी है, आप लोगों को मेरा वो गूगल फॉर्म आप लोगों को बोलूंगी प्लीज फिल कर दो, 10 दिन में आप सबने फिल कर दिया, फिर मेरे पास सारा डेटा आ गया, बस मेरा काम वही खत्म। आप लोगों से डिटैच्ड, अटैच भी नहीं हुई थी मैं कभी, मतलब अभी सच में हुई एग्जाम्पल में, ठीक है। वो होता है क्वांटिटेटिव में पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होता है, रिसर्चर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। रियलिटी व्यू फिक्स्ड होता है, मेजरेबल होता है, ठीक है, ये थोड़ा सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। अब इसके बाद आता है अपना कि अपन क्वालिटेटिव मेथड यूज क्यों करते हैं, आप लोग बताओ क्यों यूज करते हैं? मैम क्वालिटेटिव अगर हम रिसर्च मेथड यूज करते हैं तो उससे हम पार्टिसिपेंट और डीपली होता है, कि उसमें पर्सपेक्टिव नहीं होता, पूरा का पूरा पार्टिसिपेंट का व्यू हम जानते हैं और नेचुरल है, उसमें हमारा कोई बायस नहीं होता। हाँ, तुम मतलब सही बोली, पर बायसनेस आ सकती है, वही मैंने बताया ना कि अगर तुम कोई रिसर्च के साथ तुम उस लड़के से तुम बहुत अटैच्ड हो गई, है ना, तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि यार मेरी फ्रेंड जैसी हो गई है और इसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, जबकि तुम्हें बाउंड्रीज मेंटेन तब भी करनी चाहिए थी, पर तुम तब भी नहीं कर पाई, तो तुम्हारे खुद की पर्सनल और बायसेस और फीलिंग्स उस रिजल्ट में आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी एकदम तुम सही बोली, बोल रहे हैं ईशा, हमें क्लियरली लोगों को जानने का मौका मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। लैब में सारी स्टडी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो अपन को लैब से थोड़ा बाहर भी निकल के सोचना चाहिए, इसलिए अपन क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। अब इसके कुछ फिलोसॉफिकल व्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब कि पोस्ट पॉजिटिविज्म मानती है कि एग्जिस्ट करता है, नहीं करे
जान नहीं सकते, तो हम हमारा बेस्ट लगाते हैं, बेस्ट करते हैं कि हमें रियलिटी समझ आए साइंस को यूज करके, पर हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि नॉलेज है ना, जो ट्रुथ है, जो नॉलेज है, गलत भी हो सकता है, नॉलेज हमेशा सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट पॉजिटिव कह सकता है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं साइंस और डेटा यूज करूंगा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं सारी चीजों को खोजने के लिए साइंस और डेटा यूज करूंगा, पर मुझे ये भी पता है कि मेरे रिजल्ट्स में कोई ना कोई एरर आएगा ही आएगा, मेरा 100% एक्यूरेट नहीं होगा रिजल्ट, ये अपन को पता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, हर चीज में कोई ना कोई एरर रहता है, तुम सब्जी बनाओ उसमें भी कभी ना कभी नमक रहेगा, बहुत परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं उनसे भी गलतियां होती है, ठीक है। फिर आता है अपना फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, दे वैल्यू इमोशंस, वॉइस एंड लिव्ड एक्सपीरियंस। फिर कंस्ट्रक्शनिज्म, जैसे कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म बोलते हैं कि वी क्रिएट रियलिटी, हम रियलिटी साथ क्रिएट करते हैं। Constructionism ये बोलता है कि रियलिटी ना वो लोगों से क्रिएट होती है थ्रू लैंग्वेज, कल्चर, बिलीफ और इंटरेक्शन। एक सच नहीं होता, कोई सत्य नहीं होता, बहुत सारे लोग जो वर्ड को बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं और वो एक्सेप्टेबल है, दैट्स ओके, फोर्स नहीं लोगों को से अलग है सकते, ठीक है। तुम 5 बच्चों से पूछ रहे हो कि आपके लिए सक्सेस क्या करता है, एक बच्चा बोलता है कि मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए इसलिए मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, दूसरा बोलता है कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, तीसरा बोलता है मुझे अंदर से शांति मिलेगी इसलिए मेरे को सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो सब बच्चों के अपने अपने अलग अलग व्यूज है, ठीक है। फिर कुछ कॉमन क्वालिटेटिव मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू लेना, सब अपन बात कर चुके हैं, 1-on-1 इंटरव्यू लेते हैं। फोकस ग्रुप क्या होता है? Okay, panel discussion. हाँ, सेकंड रुकना। हाँ, एक कोई कॉमन टॉपिक हो सकता है, ठीक है, उसको अपन लेके अपन को आ सकता है कि इन स्टडी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्विंग इन नेचुरल ज्वाइन है कि अपन एक कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, एक कल्चर को या उस कल्चर में रहने वाले ग्रुप को। फॉर एग्जांपल एक सोशियोलॉजी का रिसर्च है, का एग्जांपल मैं देती हूँ, यहाँ पे एक सोशियोलॉजी का रिसर्चर है, उसको एक ट्राइब को स्टडी करना है कि उनके वहाँ पे चीजें कैसे होती है, हमारे यहाँ तो अलग होती है, तो अलग होती है, का तरीका ही अलग होगा, ठीक है। तो जाता है, लोगों से करता है, ये इतने दिन रहूंगा, ठीक है, फिर वो सब कुछ देखता है। या फिर इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं, मैं तुम में से किसका नाम लूं, कशिश को ये जानना है कि पहाड़ी लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, अभी कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहती हो, गर्मी बहुत होती है दिल्ली में, ठीक है। तो अब तुम 2 महीने के लिए जाओगे लद्दाख, तुम वहाँ एक कपल के घर रुकोगी, होटल में रुकोगी, जहाँ भी रुकोगी, तुम वहां रुकोगी, तुम देखोगी, ऑब्जर्व करोगी कि लोग कैसे अपना दिन शुरू करते हैं, कैसे अपना दिन खत्म करते हैं, पूरे दिन में वो क्या करते हैं, उसको अपन बोलते हैं। तुम वहां पे रही, तुमने सब कुछ देखा, ठंड सहन करी, दिल्ली में इतनी नहीं होती जितनी वहां होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एथनोग्राफी। फिर तुम आके सारा डेटा कलेक्ट करके अपना सब कुछ फिर एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा ये होता है वो होता है। ग्राउंडेड थ्योरी होता है कि बिल्डिंग थ्योरी फ्रॉम डेटा, क्रिएटिंग अ मॉडल ऑफ स्ट्रेस कोपिंग इन टीन्स, ठीक है। फिर एनालिसिस, हम लाइफ स्टोरीज को एनालाइज करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी थ्रू पर्सनल स्टोरीज। डिस्कोर्स एनालिसिस,
हम स्टडी करते हैं कि हाउ लैंग्वेज शेप्स मीनिंग। ऑटो एथनोग्राफी थोड़ा सा एथनोग्राफी जैसा ही होता है कि जो रिसर्चर है, अब मैं विकासनी, ठीक है विकासनी, तो विकासनी एक साइकोलॉजिस्ट है जो अपनी स्टोरी खुद लिख रही है, ठीक है, एक मतलब जैसे नहीं होता ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, वैसे टाइप की ऑटो एथनोग्राफी। उसने बहुत इश्यूज फेस करे हैं रिलेटेड टू एंजाइटी, ठीक है, तो वो लिख रही है, बता रही है लोगों को कैसे वो कोप कर, क्या क्या उसके फेस, कैसे क्रिटिसाइज करा कि वो साइकोलॉजिस्ट फील करना आना चाहिए, ठीक है, पढ़ लो, तुम कुछ भी कर लो, पर तुम साइकोलॉजिस्ट हो तो तुम्हें एंग्शियस होने का हक बिल्कुल नहीं है। उसने वो सब कुछ भी लिखा है, तो वो अपनी स्टोरी यूज करती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ऑटो एथनोग्राफी। अब इसके बाद क्या आता है अपने एथिक्स। अब देखो कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो प्रैक्टिकल में अपने सब्जेक्ट और टेस्ट को लेके जाता है साथ में कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरे को तेरे पे टेस्ट। हाँ, तो आपकी मैम ने ऐसा बोला होगा शायद कि आप एथिक्स अपने डेवलप होते हैं साइकोलॉजी में कि अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे तुम टेस्ट कर रहे हो या
हो गया, वो फिर आपको ही बोलेगा कि तेरी वजह से ही तो आया हूँ मैं यहाँ पे, और तेरी वजह से देख मेरे को ये हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको सारी पूरा एनवायरनमेंट चेक करना है आपको कि मेरे पार्टिसिपेंट को, मेरे सब्जेक्ट को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर डीब्रीफिंग, जैसे कि मैंने बता दिया, डीब्रीफिंग अपन कब बताते हैं, एक्सपेरिमेंट होने के बाद बताते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, ठीक है, सारे रिस्पॉन्सेज आपके जो होते हैं क्लाइंट्स के या फिर पार्टिसिपेंट्स के, वो प्राइवेट रखने चाहिए। आप पे भरोसा करके वो आपको आंसर्स दे रहा है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसको बाहर करो कि देख देख मेरे पार्टिसिपेंट ने तो इस पे ये टिक करा है, आप अपने दोस्त को बता रहे हो उसके जाने के बाद। गलत है वो, ठीक है। फिक्सिंग अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, अगर मान लो भूल चूक होके भी आपके पार्टिसिपेंट को थोड़ी सी खरोच लग जाती है ना इधर, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मेडिकल एड प्रोवाइड करोगे उसको, बैंडेज लगाओ, डेटॉल लगाओ, कुछ भी लगाओ, पट्टी बांधो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना टेस्ट छोड़ के तुरंत उसको ले जाओगे मेडिकल रूम में। ऐसे नहीं कि बस मैं ये सारा सामान समेट देती हूँ फिर अपन चलते हैं, वो खून तो बह रहा है ना उसका, पहले उसकी मदद करो, जाओ, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक है एनिमल रिसर्च। एनिमल्स पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है कि साइकोलॉजिस्ट क्यों स्टडी करते हैं एनिमल्स को। उनकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है कि एनिमल्स लिव शॉर्टर लाइव्स देन ह्यूमन, तो रिसर्चर्स कैन स्टडी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ठीक है, मोर क्विकली। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो मिनिमाइज, बहुत कम कर सकते हैं उन वेरिएबल्स का इफेक्ट जो रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। सिंपल बिहेवियर, एनिमल्स का इतना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं होता जितना ह्यूमंस का होता है, तो वो इजीली अपन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एथिकल एंड प्रैक्टिकल लिमिट्स विद ह्यूमंस, ह्यूमंस पे अपन इतना एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते क्योंकि वही एथिक्स आ जाती है, ठीक है। एथिक्स हालांकि होते तो एनिमल्स के लिए भी हैं, पर फिर भी करते हैं एनिमल्स पे, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस पे नहीं कर सकते, पर वो ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, इसीलिए हम एनिमल्स पे करते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं कि अपन एनिमल रिसर्च करते हैं। इतना कुछ खास टॉपिक था नहीं है एनिमल रिसर्च, पर हाँ थोड़ा पढ़ना ज़रूरी था। हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर, कोई छोड़ के मत जाना अभी प्लीज़। वीडियो ऑन कर सकते हो यार गाइस, मैं बोले जा रही हूँ इतनी देर से। लावण्या वीडियो ऑफ कर देना, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।